नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और इस समय हम इंदौर के एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जो कि 2021 की जो दूसरी कोरोना लहर थी, उस समय वो काफ़ी सुर्खियों में रहीं। उनका एक वीडियो आया था जो काफ़ी वायरल हुआ। वो उन्हें कोरोना योद्धा कहेंगे या कोरोना से पीड़ित भी कह सकते हैं, लेकिन जो उनकी जो क्षमता थी, वो क्षमता एक लोगों को मोटिवेट करने वाली आई। ऐसी ही शख्सियत जो हमारी दीदी हैं रुचि खंडेलवाल इंदौर से, उनसे अब हम जानेंगे आज कि किस प्रकार से 2021 की जो दूसरी लहर थी उसमें उन्होंने कोरोना से लड़ाई की। कुछ जनहानियाँ उनके परिवार में भी हुई, निजी हानियाँ हुई, उन सबको उन्होंने कैसे झेला। 85% कोरोना पॉजिटिव रहने के बाद उन्होंने किस प्रकार से कोरोना से मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप को सुदृढ़ रखकर अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए चल पड़े। तो आज हम उनसे बात करेंगे। ऋषि जी हमारे साथ हैं। ऋषि जी, आप बताएं कि किस प्रकार आपका जीवन रहा है, क्या आप करते हैं, कैसे रहा है आपका? मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूँ और सोशल वर्क भी करती हूँ। जब मुझे कोरोना डिटेक्ट हुआ था और मुझे पता चला कि 85% मुझे कोरोना है, तो कोई भी नॉर्मल अगर इंसान होता तो वो तो दहशत से ही मर जाता, लेकिन मैंने हिम्मत बहुत रखी। एक्चुअली मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, क्योंकि रोज़ ही मुझे कोई ना कोई परेशानियाँ या कोई ना कोई स्ट्रगल, पता नहीं क्या किस्मत है, लेकिन चलती रहती है प्रॉब्लम्स। तो उसकी वजह से मुझे एक्चुअली मैं योगा करती हूँ। योगा की वजह से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। कब से योगा कर रहे हैं आप? मैं कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उस वक्त 2021 में मैं इतना योगा में नहीं थी। अब फ़िलहाल कर रही हूँ, अब तो और ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत चलता था। आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था, तो सुदर्शन क्रिया भी करी थी, तो थोड़ा बहुत तो अनुलोम विलोम और कपाल भारती। मतलब मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आपको मजबूत बनाते हैं। या योगा बहुत ज़रूरी है। जो और दूसरी चीज़ ये है कि आप है ना पॉजिटिव रहिए। मतलब अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में भी है ना, तो आप है ना बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखिए कि उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पे या अपने दिल पे हावी मत होने दीजिए। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, आजकल का हमारा यूथ जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। आप ज़रा से नंबर कम आते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो एक्चुअली अरे हो गया ना, हम लोग क्या फेल नहीं हुए क्या? हम लोगों को कम मार्क्स नहीं आते क्या? फिर कर लेंगे। मेरे साथ हमेशा यही रहता है कि कोई बात नहीं, चले या ना कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। लॉसेस हुए, पैसे एक बार बहुत महंगा सा गहना गिर गया था, गुम गया था, लोग बोल रहे तेरा ऐसा हो गया, लोग पता नहीं क्या। कोई बात नहीं ना, फिर बनवा लेंगे। एक्चुअली अगर आप इस अप्रोच से रहेंगे कि यार कोई बात नहीं, हम आगे कर लेंगे, तब हमारा जो है काम करने का तरीका ही बहुत अलग हो जाता है। मैं अब 2021 की जो सेकंड लहर थी कोरोना की, उस बारे में जानना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार आप संक्रमित हुए, आपको कितने प्रतिशत रहा कोरोना, और किस प्रकार से आपने वो लड़ाई लड़ी, वो जर्नी जी है। आपने खुद के परिवार की जनहानि भी देखी उस हाँ, समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा, बहुत। तो कैसा रहा वो काल आपके लिए? एक्चुअली कुछ महीनों पहले जब मुझे कोविड हुआ था, उसके कुछ महीनों पहले मेरी मदर जो है वो एक्सपायर हो गई थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मम्मी से मैं बहुत प्यार करती थी। मतलब मम्मी के अलावा मेरी लाइफ में एक तरह से कुछ था ही नहीं। फिर पापा जो हैं, पापा भी एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, उनको भी 60% कोविड हो गया था, लीवर की बीमारी अलग से, और हमको हमारी बिल्डिंग से भी निकाल दिया था उस वक्त, क्योंकि कोविड हो गया था। तो आसपास के लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो तो बिल्डिंग से निकल गए थे, वो भी कहीं और रह रहे थे मेरे भाई बहन। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ तो बहुत ही नेगेटिव थी। अरविंदो में भर्ती रहे आप? हाँ, मैं अरबिंदो में थी। तो मतलब सोचने को तो मतलब उस वक्त तो मर ही जाना चाहिए था, मेंटल हालत भी अच्छा, पैसे भी हाथ पे नहीं थे, और रिश्तेदार भी या दूसरे लोग भी जो है फ़ोन करके आपको सिर्फ 2 मिनट बात करते हैं। बाकी अगर आप ज़रा सा, उनको ये लगता है कि आप उनसे कुछ मदद मांग लेंगे, तो उस वक्त वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, या मतलब हमको कहीं से रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था। सीधी सी बात तो ये रहे सर, सांत्वना देने वाली बातें थी, बस सांत्वना देने वाली बात थी। ऐसे टाइम में लोग सिर्फ सांत्वना ही देते हैं। तो हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, उस वक्त मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। मुझे ज़िंदा रहना था, किसी कीमत पे मुझे ज़िंदा रहना था। मैंने अपने आप से कह दिया था कि मुझे मरना ही नहीं है। और मैं बोलती हूँ इस चीज़ को, मैं दावे से बोलती हूँ
कि शारीरिक जो स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा आप मेंटली कितने स्ट्रांग है वो मैटर करता है। आप एक्सेप्ट ही मत करो ना कि आपको बीमारी है। मैंने वही चीज़ का वीडियो बनाया था कि आप एक्सेप्ट ही मत करो कि आपको कोविड है। किसी ने आपको बता दिया कि आपको कोविड है तो आपको क्या मान लोगे क्या? चलो कोई बात नहीं है कोविड, तो आपका फिर वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होने लग जाती है। प्रिकॉशंस मैंने पूरे लिए, जैसे मैंने फिट करके कुल्ले करती रही। मैं जब भी कुछ खाती तो फिट करके कुल्ले करना, घूट घूट पानी पीना, हर 15 मिनट से पानी पीना। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि चलो पानी में H2O ऑक्सीजन है तो आपको पीना है। और दूसरा प्रोन वेंटिलेशन ने मेरी बहुत मदद की। आज भी मैं लोगों को बोलती हूँ, प्रोन वेंटिलेशन से क्या होता है कि आप है ना, आपके लंग्स जो होते हैं जैसे चिपके हुए रहते हैं, कोरोना में कोविड में चिपक जाते हैं लंग्स, तो जैसे आप प्रोन वेंटिलेशन करते हैं ना तो आपके लंग्स जो है ना वो एक्सपैंड होने लग जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने वहाँ पर हॉस्पिटल में भी प्रोन वेंटिलेशन, ICU में भी बहुत लोगों को बोला कि ना प्रोन वेंटिलेशन करो। डॉक्टर से भी कहा कि प्रोन वेंटिलेशन करवाइए आप। आपको फायदा हुआ? तो बहुत फायदा हुआ उससे। मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार बढ़ता गया, मतलब 65 से 70, 75, 80, 85। और दूसरा, हमेशा एक मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे होनी चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। आप दुखी मत होइए ना, और नेगेटिव मत सोचिए, और नेगेटिव लोगों के बीच में मत रहिए, मैं तो यही कहती हूँ। और दूसरा है ना, एक्चुअली कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि लोग है ना क्वारंटीन पीरियड में चले गए थे, मतलब 14 डेज़ के लिए एकदम आइसोलेट हो गए थे दुनिया से, रिश्तेदार बात नहीं करते थे। तो एक डिप्रेशन वाली वेव भी थी। जो कोविड की वेव थी ना, वो एक डिप्रेशन वाली वेव भी थी। तो उस वक्त आप क्या कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आंख बंद करके बैठ जाइए। चलो अच्छा है, भगवान से बोलो अच्छा है मुझे एक टाइम मिला कि मैं अपने लिए अकेले वक्त बिता सकते हैं, तो मेडिटेशन करना, अच्छी बुक्स पढ़िए, मत बात कीजिए। साइलेंस में जितनी ताकत है ना उतनी तो किसी चीज़ में ताकत नहीं है। और दूसरा, अगर किसी ने आपसे बोला हिम्मत हार जाओ, आप हिम्मत हारिए ही मत, जीतिए, सिर्फ जीतिए। बहुत बहुत बहुत, मतलब ये सब कुछ अंदर से ही आता है, ये कुछ भी आपको बाहर से कुछ सिखाता नहीं है। बुक्स बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहना। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हमेशा मैंने आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत एक अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है कि हाँ यार, आप जब भी बात कर रहे हो तो अच्छी बात कर रहे हो, कुछ भी गिरने वाली या डिप्रेशन वाली बात नहीं कर रहे हो। आज के ज़माने में लोगों को यही तो चाहिए कि कोई उनको ज़रा सा मोटिवेट कर दे, ज़रा सा हिम्मत दे दे, फिर तो हम कर लेंगे। अस्पताल प्रशासन का या इंदौर मीडिया का आपके प्रति क्या रोल रहा? हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, मैं अपने डॉक्टर रवि दोषी जी को, रवि दोषी बहुत ही प्यारे डॉक्टर हैं और इतने जोवियस इंसान है वो। जैसे मेरे मुंह में से खून निकल रहा था तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे थोड़ा सा खून निकल गया, मैं कफ करा था। तो अरे कोई बात नहीं, बोले आपने कौन सी दवाई ले रहे हो, चलो इकोस्प्रिन ले रहे हो, चलो उससे क्या खून पतला हो जाता है, तो मुंह में से खून निकल गया। तो ना वो इतनी लाइटली, मतलब एक्चुअली मुझे भी मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे रवि दोषी जी से ही मेरा इलाज हुआ, जो अरबिंदो में। और वो इतना स्पार्क है उस इंसान में, वो इतना पेशेंट्स के लिए करते हैं। और मतलब जैसे जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं ना, ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक्स या दूसरे डोजेस, वो वैसा इंसान नहीं है वो। मतलब बहुत ही, एक तो बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है, और मतलब हर चीज़ को ऐसे बोलता है कुछ नहीं ये ले ले बस ठीक है। तो क्या, तो डॉक्टर भी अगर पेशेंट को बोले कि नहीं यार तुम्हें कुछ नहीं है, उसे रिलैक्स कर दे, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है पेशेंट के लिए। डायग्नोसिस के बाद पॉजिटिविटी से बात करें बहुत, हाँ तो बहुत, कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता है। और हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, अरबिंदो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, नर्सेज, यहाँ वहाँ की जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भी बहुत अच्छा मिला। कलेक्टर मनीष सिंह जी का क्या रोल रहा? प्रशासन ने आपको क्या मदद की? नहीं, उस वक्त मेरी मनीष सिंह जी से मुलाकात नहीं हुई। एक्चुअली मनीष सिंह जी से तो मेरी अभी मुझे अवार्ड मिला, नई दुनिया ने मुझे नायिका अवार्ड दिया कि मध्य प्रदेश में कुछ चुनिंदा स्ट्रॉन्गेस्ट औरतें हैं, उनमें से मुझे अवार्ड दिया। तो उसमें तब मैंने पहली बार मनीष सिंह जी को देखा था, तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाए तो कैसे जीना चाहिए, भले वो बीमारी हो या आर्थिक सक्षमता हो, किस प्रकार से ज़िंदगी को लें? हाँ, देखिए अब मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, छोटे से शॉर्ट में बोलूँगी इस चीज़ को। देखिए मेरी माताजी एक्सपायर हुई कैंसर से, है ना। जब मेरी माताजी को बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई थी, हमको ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हुई थी कि हमें हमारा पुश्तैनी घर छोड़ के जाना पड़ा, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, हमें हमारा पुश्तैनी घर छोड़ के हमको किराए के घर में रहना पड़ा। और दूसरा, माताजी एक्सपायर हो गई, उसके बाद अभी पिताजी भी काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, पिताजी एक्सपायर हुए। उसके बीच में मेरी दादी जी को भी कोविड हो गया था, तो वो भी मेरी कज़िन दादी थी, उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, उनको कोई इलाज करवाने वाला नहीं था।
तब भी मैंने उनका इलाज करवाया, उनका दाह संस्कार किया। आपने किया? हाँ मैंने किया। मैंने कोई उनका बालक वगैरह लड़का नहीं था? नहीं, एक्चुअली उस वक्त कोविड का टाइम ही ऐसा था ना कि कोई रिस्क लेना चाहता था, और दूसरा मेरी दादी जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो लोगों को लगता था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उस लेडी ने हमारे परिवार के लिए बहुत किया था। मतलब बचपन से हमको संभालना करना, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनकी एक लावारिस की तरह मौत हो। मैं चाहती थी कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो मतलब एक विधि विधान से हो, जिससे कि उनको शांति मिले। तो वो मेरी ड्यूटी थी, तो मैंने नगर निगम की गाड़ी बुलवाई। नगर निगम के 2 लड़के आए थे, उन्होंने सब कुछ रैप किया उनको, और सब नगर वहाँ लेके गए हम उनको शमशान घाट, मुक्तिधाम रीजनल पार्क शमशान घाट, और वहाँ पर मैंने उनका दाह संस्कार किया था। उनको बहुत सारी चीज़ें थी। समाज में आपने एक और उदाहरण पेश किया है जो हाँ, आजकल तो देखने को मिलता है। हाँ, कुछ समय पहले तक ये चीजें नहीं होती थी कि लड़का ही दाह संस्कार करता था, परिवार से कोई भी हो, लेकिन अब लड़कियों ने भी एक मिसाल पेश की है कि दाह संस्कार में वो भी अपनी मतलब जो है कंट्रीब्यूशन करती हैं। और दूसरी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि शायद मैं दुनिया की पहली औरत हूँ जो खुद ने अपना डिस्चार्ज करवाया हॉस्पिटल से, और खुद अपनी कार ड्राइव करके घर पर आई। मतलब जब एडमिट हुए तो तब भी मैं कार ड्राइव करके गई थी। मतलब एक्चुअली मैंने कहा ना, मेरे पास मरने का ऑप्शन नहीं था। मैं कभी अपने आप को बोलती नहीं हूँ कि मैं मर जाऊँ। मुझे तो इतना आश्चर्य होता है कि लोग ना ज़रा सी बात पे हिम्मत हार जाते हैं, ज़रा सी बातें बोलते हैं हम मर जाएंगे। देखिए, आपकी लाइफ में रिजेक्शन आएगा। जैसे कोई आपको बहुत पसंद करता है ना, उसने आपको एकदम मना कर दिया कि आपसे हम जैसे चलिए ये चीज़ अब प्लेटफॉर्म है कि नहीं, लेकिन अब मैं लोगों को बता रही हूँ कि जैसे आप किसी से शादी करना चाहते हैं, ये खुला मंच है, आप जैसा चाहें वैसा बोल सकते हो। तो जैसे आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, उसने एंड टाइम पे आपको मना कर दिया, तो वो भी मेरे साथ हो चुका है कि मतलब आप सोचिए, वो चीज़ भी मैंने उससे मुझसे बोला कि नहीं हम नहीं करना चाहते। मतलब हमारी बात पक्की हो गई थी, हमारे परिवार की तरफ से अरेंज मैरिज थी, तो उन्होंने एंड टाइम पे मुझे मतलब सगाई के 5 दिन पहले मना कर दिया था कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है वैसी प्रॉब्लम है। तब भी मैंने कोई बात नहीं जी, मैं तब भी आगे बढ़ गई। मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं लोगों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। मतलब रिजेक्शन हो चुका है लाइफ में, डेथ्स हो चुकी हैं, पैसे पूरे ज़ीरो हो चुके हैं, और मतलब कभी कभी बैंक में भी जाती हूँ तो लगता है यार 500 रुपये भी नहीं, मतलब हर चीज़ें कर चुकी हूँ मैं। कितने भाई बहन हैं आप? हाँ, हम लोग 3 भाई बहन हैं। और प्रोफेशनल बेसिस पे भी देखा जाए तो काम भी छिन गया था। काम भी कहाँ लोग देते थे कि अभी बीच में कोविड के बाद मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो गई थी, क्योंकि आना जाना बहुत लगता था हॉस्पिटल में, तो मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाई थी अपने प्रोफेशन को। एक्चुअली क्या, सीधी सी बात, मैं लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, आप फेल हो जाओ कोई बात नहीं, हंस लो। जिस दिन फेल होना, मैं तो कहती हूँ उस दिन पार्टी करो, अरे यार हम फेल हो गए यार, कोई बात नहीं, क्योंकि हम अपने आप को उस वक्त चार्ज करके फिर नई लड़ाई के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। आप फेल हो जाओ, आप है ना, आपके साथ में रिजेक्शन हो जाए, आपके साथ में दुख तकलीफ आए, आप रो मत, मतलब छाती फाड़ फाड़ के कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा। हम बस भगवान को ये बोलो, अरे यार तूने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा मेरे लिए। इस बिलीफ के साथ आप आगे बढ़ जाओ। मैं आज तक वही चीज़ कर रही हूँ और मैं टचवुड में बहुत सक्सेसफुल हूँ। मतलब लिटरली ज़ीरो से वापस उठ के मैं आई हूँ। अभी भी हमारे फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, मैं खुद अपने ही दम पे आई हूँ। जैसे हम लोग, हमारा घर भी हमने जब छोड़ दिया था, हमारा पुश्तैनी घर, वहाँ पर भी कब्जा वब्जा हो गया है। तो अब ज़िंदगी को आगे कैसे देखते हो आप, और किस प्रकार से कुछ लोगों के लिए जो मिसाल पेश हुए आप, तो छोटे से संक्षिप्त में चाहूँगा आपसे कि क्या बोलना चाहूँगा? मैं लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि एक नया कंसेप्ट देना चाहती हूँ आज मैं लोगों को, कि आप अपनी हार को सेलिब्रेट करना चालू कर दीजिए। जैसे आप फेल हो जाओ ना, तो कोई बात नहीं, ज़रा सी हमारी मेहनत में ही कमी होगी, चलो ठीक है, हमें अपने आप को चार्ज करना है। आप एक अच्छी सी छोटा सा केक ले आओ और उसको काट के आप अपनी हार को सेलिब्रेट करो। जिस दिन आप अपनी हार को, अपनी डिफीट को सेलिब्रेट करने लग जाओगे, उस दिन आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। कभी भी ये डिप्रेशन, सुसाइडल केसेस कुछ भी नहीं आएगा। आप है ना, मतलब जैसे आप फेल हो गए, या आपको कहीं से रिजेक्शन मिला, या आपका कोई काम नहीं हुआ, या आपकी जॉब चली गई, आप बोलो कोई बात नहीं यार, मैं ना बस कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, तो भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो कुछ और अच्छा सोचा होगा। तो बस आप थोड़ी सी देर सेलिब्रेट करो, अपने आप को चार्ज करो और फिर आगे बढ़ जाओ। मतलब आप किसी सामने वाले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि किसी ने हमें छोड़ दिया या किसी ने हमें फेल कर दिया। छोड़ यार, तेरी किस्मत, तेरी इतनी ख़राब किस्मत थी कि मेरे जैसा इंसान
तू नहीं, तेरी लाइफ में नहीं जा पाए तो हो सकता है भगवान ही हमें रोक दिया कि नहीं यार रुक जा रुचि बेटा, कि हमें आगे नहीं जाना है इस गलत रिलेशनशिप में। इस टाइप से आप सोच के अगर आगे बढ़ोगे तो ये आप कर पाओगे। नहीं तो रोने के लिए तो रोज 24, अभी मैं ना अगर छाती फाड़ फाड़ के रोने लग जाऊँ ना तो इतना रोने को है, इतना रोने को है, और मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अब बजाय कि मैं अपने दुखों के बारे में बात करूँ, इससे तो बेटर है कि मैं यही सोचती हूँ कि चलो अपन आगे क्या अच्छा कर सकते हैं, अपन उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में लास्ट planning करें। कि आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपके प्रोफेशन के अलावा आप रीडिंग करते होंगे, हाँ, बहुत रीडिंग करती हूँ मैं। क्या पढ़ते हैं आप? मैं मोटिवेशन बुक्स पढ़ती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही पढ़ रही हूँ। और दूसरा, जैसे अभी आपको बहुत कम छोटे लेवल पे अगर आपको जाना है तो आप चेतन भगत को पढ़िए, आप शिव खेड़ा को पढ़िए, आप लेवल बढ़ाते जाइए। तो क्या होता है कि ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप रॉबिन को पढ़िए। तो आप रॉबिन सिंह को पढ़ेंगे, इन सब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे, कि लोगों की है ना, आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए तो आपको एक हिम्मत मिलेगी, आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे बाहर है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप विवेकानंदा पढ़िए, योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, तो आज हम मिले रुचि खंडेलवाल जी से, जो कि इंदौर में एक काफ़ी बड़ा नाम तो हो गए हैं, सोशल वर्क से जुड़े हैं, और कई महीनों में उन्होंने एक जो संदेश दिया है कि जीवन जीने में जो कठिनाइयाँ आएगी, शारीरिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हो, सबको फेस करते हुए, सबको अनवरत चलाते हुए कहीं ना कहीं जीवन में अपने आप को बनाए रखना है। जो कोविड में उन्होंने संघर्ष किया, वो अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद ही कर पाता। उनके इरादे मजबूत थे, सारी चीज़ें उनकी नेक थी, तो इस परेशानी को वे झेले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से इस जो दर्शक हैं इस चीज़ को किस प्रकार लेंगे, किस प्रकार से उसको ग्रहण करेंगे, ये दर्शकों पर डिपेंड करता है। मैं इंदौर से विशाल भावसार।